हेलो दोस्तों। आज हम आप लोग को कहानी सुनाने जा रहे हैं नागिन। हथुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका एक बेटा था जो जवान हो चुका था। दोनों बाप बेटे किसानों के खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे अपना पेट पाल रहा था। बेटा, जिसका नाम करीम था, चाहता तो बहुत था कि कहीं दूर जाकर छोटी मोटी नौकरी कर ले, लेकिन उसका बाप घर पर अकेला रह जाता। अगर वो कभी कदार तबीयत खराब हो जाए तो कौन उसकी देखभाल करता। कुछ समय बाद उसके पिता भगवान को प्यारे हो गए। उसने सोचा, कम से कम अब वो खेतों में मजदूरी तो नहीं करेगा। इसलिए वो करीम परुत स्टेशन के मास्टर के मास काम मांगने गया। उसके पता था कि यहाँ शायद कोई काम मिले, मगर 10 दिन बाद ही उसे स्टेशन मास्टर ने 200 रुपये महीना पर रख लिया। करीम अब बड़ा खुश था। लगातार 2 महीने तक करीम पथरी स्टेशन पर साफ सफाई का काम करता रहा। मगर एक दिन फिर स्टेशन मास्टर ने करीम को बुलाकर कहा, तुम्हें 15 दिन के लिए कुंदरी भेजा जा रहा है। करीम को अचानक लगा कि स्टेशन मास्टर उसके काम से खुश नहीं है। हालांकि कुंदरी स्टेशन पथरी स्टेशन से 4 स्टेशन आगे ही था, मगर करीम ने यहाँ के माहौल में 2 महीने के अंदर अपने आप को रचा सा लिया था और यही काम कर कर खुश भी था। इसलिए करीम कुंदरी स्टेशन जाने को तैयार नहीं हुआ। तो स्टेशन मास्टर ने 10 दिन बाद पथरी बुलाने का वादा कर लिया। करीम के पास अब कुंदरी जाने का अलावा कोई चारा नहीं था। करीम के पास कुंदरी न जाने का एक कारण ये भी था क्योंकि कुंदरी स्टेशन ठग लुटेरों का गढ़ था। अगले दिन न चाहते हुए भी करीम को अब कुंदरी जाना पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, 10 दिन तक अपने काम पर ही ध्यान रखेगा। जब वो कुंदरी पहुंचा तो वहां के स्टेशन मास्टर ने करीम को काम समझाया और वहीं पर रहने के लिए एक कोठरी दे दिया। 4 दिन बाद कुंदरी के स्टेशन मास्टर ने करीम को बुलाकर कहा कि 200 रुपये महीना कमाकर क्या कर लोगे, और चाहो तो मैं तुम्हें अच्छा खासा काम दिलवा सकता हूँ। मैंने सुना है तुम थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हो। तुमने ठाकुर अरबन शेख का नाम सुना ही होगा। उसी को तुम जैसे हत्थे कट्ठे भोले आदमी की जरूरत है। ठाकुर का नाम सुना तो करीम की आंखें फैल गई। उसने कहा, उन्हें कौन नहीं जानता साहब। मैंने सुना है वो नाजायज तरीके से व्यापार करता है और पुलिस तो उनकी जेब में रहता है। मगर मुझे रेलवे की नौकरी करना ही मुझे अच्छा लगता है। फिर 4-5 दिन बाद शाम के समय करीम खाना खाया, तभी स्टेशन मास्टर के घर जाने का बुलावा आ गया। करीम ने कपड़े बदले और स्टेशन मास्टर के घर की तरफ चल पड़ा। उस समय अंधेरा फैल चुका था। थोड़ी ही दूर चला था कि किसी लड़की ने मीठी आवाज से करीम का नाम पुकारा। करीम चौंक कर रुक गया और सोचने लगा कि इस अनजानी जगह में कोई लड़की मेरा नाम कैसे जानती है, वो भी इतनी मीठी आवाज में। करीम सुनो। दूसरी बार फिर करीम का नाम लेकर उसकी आवाज आई। करीम अब निडर होकर अपने रास्ते से हटकर उधर ही चल पड़ा जिधर से वो आवाज आ रहा था। जब वो एक पीपल के पार पहुंचा तो देखा कि बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र 22 से 23 साल के आसपास होगी, वो पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका बदन एक सफेद कपड़े में लिपटा था, मगर चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। करीम उसे देख ही रहा था तो कहने लगा, तुम शायद स्टेशन मास्टर के बुलाने पर उनके घर जा रहे हो। करीम ने हाँ में जवाब दिया तो कहने लगी, तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आज वहां पर पुलिस का छापा पड़ने वाला है, और अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो 12 बजे के बाद निरंजन की हवेली में आ जाना। करीम ने कुछ और पूछना चाहा तो वो अपना मुंह छिपाकर तेज तेज कदमों से चलती हुई अंधेरे में गुम हो गई। करीम अपने अब जहन में कई सवाल लिए हुए स्टेशन मास्टर के घर की तरफ धीरे धीरे चल पड़ा कि उधर जाऊं या ना जाऊं। अगर नहीं गया तो कहीं नौकरी न चली जाए। रात को 10 बजे होंगे। किसी किसी घर में रोशनी भी था। जैसे ही करीम स्टेशन मास्टर के घर की गली में मुड़ा तो पुलिस की सीटियों की आवाज ने उसके कदम रोक लिया, और फिर एकदम कई पुलिस वालों ने स्टेशन मास्टर के मकान घेर लिया। रास्ते में मिलने वाली लड़की ने करीम को होशियार किया था। वो सच हो गया था।
करीम तेजी से पलटा और स्टेशन पहुंचा। करीम कोठरी बंद किया, चारपाई पर पड़ा रहा। वो सोचता रहा कि आज वो लड़की ना मिलती तो उसका फंस जाना लाजमी था। उसके जहन में कई सवाल उठ रहा था कि 12 बजे के बाद उस लड़की ने निरंजन की हवेली में उसे क्यों बुलाया है, वो उसे क्यों जानती है। सुबह हुआ तो करीम ने सोचा कि काम पर न जाकर उस लड़की के शुक्रिया अदा करके आए, मगर उसने रात को 12 बजे के बाद ही बुलाया था। करीम को अब एक रात में ही ऐसा लगने लगा कि उस लड़की को बरसों से जानता है और उसे पसंद भी करने लगा है। रात को 11 बजे तो करीम ने कपड़े बदले और दबे पांव निरंजन लाल की हवेली की तरफ चल पड़ा। निरंजन लाल की हवेली के बारे में दोपहर में ही एक साथी से पूछ लिया था कि वो किस तरफ बनी हुई है। करीम ने जब निरंजन लाल की हवेली के बारे में ये पूछा था तो उसके साथी ने करीम को चौंक कर भी देखा था, मगर करीम को इस बात से कोई मतलब नहीं था। उसको तो बस लड़की से अपने सवालों का जवाब लेना था और उसका शुक्रिया भी करना था। हवेली के पास पहुंचा तो करीम के दिल की धड़कनें तेज हो गई। बाहर से हवेली की अच्छी खासी पुरानी हो चुका था। बाहर खड़ा करीम सोच ही रहा था कि अंदर जाऊं जाऊं कि ना जाऊं। अंदर से आवाज आया, करीम अंदर आ जाओ। करीम बड़ा हैरान हुआ और अंदर हवेली में चला गया। हवेली की सजावट ऐसा था कि करीम ने ऐसी सजावट सपने में भी नहीं सोचा होगा। बाहर से इतनी टूटी फूटी और अंदर किसी महल से कम नहीं था। जब करीम ने लड़की को देखा तो लाल रंग की साड़ी में लिपटी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो बोली, करीम मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। करीम ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए घर से आया हूँ। बहुत देर तक करीम के साथ स्टेशन मास्टर और ठाकुर के बारे में बात करते रहे, मगर करीम तो उस लड़की के बारे में जानना चाहता था। जब वो चुप हुआ तो लड़की करीम ने पूछा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वो लड़की मुस्कुराकर कहने लगी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है। फिर भी वो कहने लगी, करीम मेरा कोई नहीं है, अब तुम मिल गए हो तो मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी। करीम ने जब इतना सुना तो उसका दिल खुशी से झूम उठा कि इतनी हसीन और मालदार औरत मुझे अपनाने के लिए पहल कर रही है। अब करीम ने अपने बारे में सब उसे बता दिया। जब रात का तीसरा और पहर भी बीत गया तो करीम न चाहते हुए भी उठा और वहां से जाने लगा। वो करीम को हवेली के दरवाजे तक छोड़ने भी आई और कहने लगी, करीम तुम कल आओगे ना। करीम ने हाँ में सर हिलाया। वो बोली, मगर रात 12 बजे के बाद ही आना। करीम आकर अपनी कोठरी में चारपाई पर लेट गया। करीम तो अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। पूरा दिन उसने तरफ तरफ कर गुजारा। 11 बजे तो करीम ने निरंजन की हवेली में जाने को तैयार हो गया। दबे कदमों से जब वो कोठरी से बाहर निकला तो रास्ते में ही खड़ी मिल गई। दोनों हवेली पहुंचे तो उस लड़की ने ही अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन करीम को खिलाया। उसका छूना करीम को गुदगुदा रहा था। उस ये एक सपने जैसा लग रहा था। करीम भी फिर अपने करीबी भूलकर अपने आप को एक राजकुमार समझ बैठा। उसने एक सेव उठाया और लड़की को खिलाना चाहा, मगर उसने खाने से मना कर दिया। करीम का दिल बुझ कर रह गया। फिर वो करीम के गले में अपना दोनों गले में हाथ डालकर कहने लगी, करीम नाराज ना हो, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकती हूँ। करीम ने पूछा कि फिर तूने मेरे हाथों से सेव क्यों नहीं खाया। फिर उसने करीम को अपनी बाहों में जकड़ा और कहने लगी, मैं आजकल सिर्फ दूध पर ही गुजारा कर रही हूँ। और वो सोच ही रहा था कि आज तक ऐसी खुशी का तो अंदाजा भी नहीं था। फिर लड़की ने झटके से अलग होकर दूध का प्याला करीम के हाथों में देकर बोली, करीम मुझे ये पिलाओ। करीम ने दूध का प्याला उसके होठों से लगाया। वो एक ही सांस में सारा दूध पी गई। फिर वो कहने लगी, करीम तुम्हें पाकर मैं अपना सारा दुख भूल गई हूँ। काश हम एक दूसरे के हो सकते हैं। वो करीम का जवाब सुनने के बेचैन होकर करीम से फिर नागिन की तरह लिपट गई। करीम को जवाब देने का अवसर कहाँ था, उस पर तो नशा छा गया था। फिर जब वो अलग हुई तो करीम ने बोला, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, तुम राजकुमारी से कम नहीं हो।
इसलिए तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे। वो कहने लगे, मोहब्बत दौलत की भूखी नहीं होती। उसका जवाब सुना तो करीम लाजवाब हो गया। फिर करीम ने हिम्मत कर कर उसका नाम पूछा तो अपना नाम रत्ना बतलाया। करीम ने कहा, रत्ना, मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ा धन इकट्ठा करके छोटा सा घर बना लूं, फिर तुम्हें अपनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। रत्ना कहने लगी, करीम, तुम्हें मालदार बनाने का तरीका मेरे पास है, पर अब डरती हूँ कहीं तुम अपनी जान ना गंवा बैठो। करीम ने बड़ी बेसब्री से बोला, वो क्या तरीका है? तुम्हें अपनाने के लिए मुझे अपनी जान की परवाह अभी नहीं, तुम्हें पाने के लिए मैं सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हूँ। राजना ने वो तरीका अगली रात बताने के लिए कहा। रात का तीसरा पहर बीता तो करीम अपने कोठरी में आ पहुंचा। रात भर करीम रत्ना के बारे में सोचता रहा। सुबह उठा तो अपने काम में लग गया, मगर दिमाग में तो रत्ना रस बस गई थी। उसका एक एक पल काटे नहीं कट रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि रत्ना के बिना अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा। जब रात को 11 बजे तो बेताब होकर करीम निरंजन लाल की हवेली की तरफ चल पड़ा। रत्ना सुर्ख साड़ी पहने हवेली में खड़ी थी। करीम को देखा तो देखते ही लिपट गई। पहले तो रत्ना ने उसे अलग अलग तरह के पकवान खिलाए और फिर करीम ने रत्ना को दूध पिलाया। फिर करीम ने वही सवाल किया कि वो कौन सा तरीका है जिससे मैं अमीर बन जाऊंगा। रत्ना ने बोली, बता तो दूंगी करीम, लेकिन तुम डरती हूँ कहीं तुझे मैं खो ना दूं। करीम ने कहा, तुम इसकी चिंता ना करो, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, और यूं भी मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। रत्ना अब बेसब्री से होकर करीम से लिपट गई और कहने लगी, करीम, मैं जो राज तुम्हें बताने जा रही हूँ, मैं ऐसे कई वर्षों से जानती हूँ। काम जोखिम भरा है, लेकिन मुझे यकीन है तुम इसे जरूर पूरा कर लोगे। अगर एक बार तुम्हारे हाथ हो मरा जाए। करीम ने चौंक कर कहा कि ये मन क्या भला होती है? रत्ना बोली, मन को तुम पारस पत्थर भी कह सकते हो। सांपों में एक 21 अजगर की भी होती है, और कोई अजगर 500 साल पुराना हो जाए तो उसके सिर में मन उत्पन्न हो जाता है, और उस मन को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता है। अंधेरी रातों में जब अजगर मस्त होता है तो किसी वीरान जगह पर जाकर अपने मुंह से उस मन को निकालकर गेंद की भांति उछाल उछाल कर उसके साथ खेलता है। फिर दोबारा उस मन को अपने मुंह में रख लेता है। जब मुंह अजगर से बाहर निकलता है तो करीम, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना चमकीला होता है। करीम ने भी ऐसा अपने बुजुर्गों से सुना हुआ था। रत्ना ने फिर बताई, यहाँ से 2 कोस दूर एक पुल है, जिसके दोनों ओर गन्ने के खेत है। पुल के नीचे उतरकर एक तरफ कच्चा रास्ता है। तुम जाकर कच्चे रास्ते पर खड़े पेड़ों के छिप जाना, मगर ध्यान रखना, अगर मन से खेलते समय अगर अजगर की नजर पर तुम पर पड़ गई तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रत्ना ने फिर करीम को बड़ा सा तवा दिया, जिसकी एक तरफ लंबी लंबी कील लगा था। फिर बताया कि जब अजगर अपने मुंह से मन को निकाल ले तो ये तवा मन पर डाल देना। अजगर इस तवे पर सर पटक कर मर जाएगा, मगर ध्यान रखना, तवे को जब तुम मन पर फेंको तो अजगर की नजरों से बचकर, यानी कहीं दूर पैर की ओर से ही फेंकना। जब मन तुम्हारे हाथ में आ जाए तो उसे मेरे पास ले आना, मैं तुम्हारी सारी बात आगे बताऊंगी। बोलो करीम, करोगे ना तुम ये काम? करीम तो रत्ना के प्यार में अंधा हो चुका था। जान हथेली पर रखकर और तवे को लेकर पुल की तरफ चल पड़ा। रत्ना के बताए अनुसार वहां पहुंचा तो थोड़ी देर बाद ही गन्ने के खेत से उसे सरसराहट की आवाज आने लगा। करीम ने पलटकर देखा तो अजगर एक खाली खेत में आ चुका था। अब करीम उस समय एक ओर पे खड़ा था, सब देख रहा था। अजगर ने अपने मुंह से एक चमकीले गेंद जैसा कुछ चीज निकाला और उसके साथ खेलने लगा। करीम का दिल धक धक धड़कने लगा। वो सांप की तरफ रेंगता हाथ में तवा लिए अजगर की ओर बढ़ने लगा। फिर एक छोटी सी झाड़ी की ओर से छिपकर तवे को उस मन पर फेंक दिया। भाग ने उसका साथ दिया, क्योंकि तवा सीख उसके मन के ऊपर जा गिरा। अजगर तो अब बेहाल होकर तवे पर अपना सिर मारने लगा और करीम रेंगता डरता उसी पेड़ की ओर
वो आ पहुंचा। उधर तवे पर सिर मार ठीक मन के ऊपर जा गिरा। अजगर तो अब बेहाल होकर तवे पर अपना सिर मारने लगा और करीम रेंगता डरता उसी पेड़ की ओट में आ पहुंचा। उधर तवे पर सिर मार मार कर अजगर अधमरा हो गया था, क्योंकि तवे के ऊपर हिस्से में कीलों ने उसकी फन को और उसके सिर को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद जब अजगर शांत पड़ गया तो करीम ने दो चार पत्थर उठाकर अजगर के ऊपर फेंके तो उसे विश्वास हो चुका था कि अजगर अब मर चुका है। करीम वहां पहुंचा और उसने तवा और मन उठाया। फिर उसने मन को अपनी कमीज में लपेटा और रत्ना के पास जाने लगा। खुशी और डर से उसके पांव कहीं के कहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो रत्ना को मन हासिल करने की खुशखबरी देना चाहता था। रत्ना उसे रास्ते में ही मिल गई और उसे देखते ही बेसब्र से उसे लिपट कर कहने लगी, मुझे भरोसा था करीम, तुम जरूर कामयाब होगे। फिर उसने मन को करीम से झपट लिया और अपने मुंह में डालकर कहने लगी, करीम अब तुम जाओ, कल तुम जरूर आना, कल हमारे मिलाप का दिन होगा। करीम को रत्ना का ये व्यवहार बुरा तो लगा, मगर उसने सोचा कि शायद रात लगभग बीत चुका है, इसीलिए उसने ऐसा कहा होगा। आज करीम जब अपने चारपाई पर लेटा तो सोचने लगा कि औरत के हुस्न के जाल में लोग क्या से क्या कर जाते हैं। एक एक पल काटना करीम के लिए भारी हो रहा था। दिन जैसे तैसे बीता। रात के 11 बजे उसने उजले कपड़े पहने और वो निरंजन लाल हवेली में जा पहुंचा, मगर हवेली आज वीरान सी मालूम हो रहा था। करीम ने अंदर का नजारा देखा तो एक बार सोचा कि वो गलत हवेली में आ गया है, मगर वो उसी हवेली में आया था जिसमें रत्ना रहती थी। कल तक वो हवेली अंदर से राजमहल से कम नहीं लग रहा था, मगर आज वो उजाड़ और वीरान सी पड़ा था। डरता डरता अंदर कमरे में गया जहाँ पर रत्ना करीम को खाना खिलाती थी। लेकिन ये क्या, करीम तो सर से पैर तक डर उठा। डर से उसका आंखें फट गया। चारों तरफ जाले, उखड़ा फर्श, जैसे बरसों से यहाँ कोई ना आया हो। फिर करीम की नज़र एक काली नागिन पर पड़ा जो कमरे के कोने में थी, जो फन उठाए उसी आकार की मन से खेल रही थी जिसे करीम ने अपने जान दांव पर लगाकर अजगर से हासिल किया था। करीम डर से कांपता हुआ जाने के लिए पलटा तो अचानक कमरे में अंधेरा फैल गया और नागिन की फुफकार करीम के कानों में फरा। करीम जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ने लगा तो उसके पैरों में वो नागिन लिपट गई। वो अपने फन को करीम को सर पर फेरने लगी। करीम की तो चीख निकल गया। करीम फिर कमरे के बीचों बीच जा गिरा। फिर थोड़ी हिम्मत कर कर उठा तो नागिन ने करीम के गर्दन को जकड़ लिया। नागिन को हाथ से इधर उधर करते हुए करीम फिर बाहर निकलने लगा तो दीवार से टकराया। दीवार के जिस हिस्से से करीम का सर टकराया वहां से कुछ नीचे गिरा तो करीम की चीख निकल गया। फिर वो बेहोश हो गया। घंटे भर बाद उसे होश आया तो उसके सामने पुराने समय की सोने चांदी के आभूषणों से भरा एक मिट्टी की हांडी पड़ा था और वहां नागिन भी नहीं थी, मगर उसके शरीर पर नागिन की रेंगने के निशान जरूर पड़ गया था, जो अब नीले पड़ चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आया है तो हमारा चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर